Students, today we are going to continue the explanation of our history topic, that is vital villages and thriving towns. और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी. वी टॉक्ड अबाउट द आयरन एज, जो कि एक न्यू फेज़ था एग्रीकल्चर का. और एग्रीकल्चर का ये एक न्यू फेज़ क्यों था? क्योंकि इससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिली. They improved their agricultural production and they made different things with the help of iron. इरिगेशन वर्क्स इम्प्रूव हुए, कैनाल्स बनाई गई, वेल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, आर्टिफिशियल लेक्स. फिर हमने डिस्कस किया नेक्स्ट सब टॉपिक था पीपल हु लिव्ड इन विलेजेस. और इस सब टॉपिक में हमने बात करी थी कि कौन से लोग विलेजेस में रहा करते थे. एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट फार्मर्स ही विलेजेस में रहेंगे. तो फार्मर्स भी हमने स्टडी करा था, कंपैरेटिव स्टडी करा था नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया के बारे में, कि सदर्न इंडिया में फार्मर्स मीन्स द विलेजर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, फिर ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स होते थे, फिर लैंडलेस पीपल होते थे. एंड दे वर हैविंग पर्टिकुलर नेम्स जैसे विलार्स, उजावर एंड कदसियार. फिर हमने बात करी नॉर्दर्न इंडिया की. नॉर्दर्न इंडिया में जो विलेज हेडमैन होता था उसको ग्रामबुज का कहा जाता था, और उसको कभी कभी जज और पुलिसमैन का काम भी करना पड़ता था, क्योंकि पंचायत तो तब होती नहीं थी, है ना. और फिर हमने पढ़ा था जो लैंडलेस, जो जिन फार्मर्स के पास थोड़ी सी छोटा पीस होता था लैंड का, उनको ग्रेपतीस कहा जाता था. फिर जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे नॉर्दर्न इंडिया के, उनको दासकर्मकारस कहा जाता था, क्योंकि उनको दूसरे लोगों की लैंड पर एज लेबरर काम करना पड़ता था. फिर उसके साथ साथ कुछ क्राफ्ट पर्सनस भी हमने देखे, जैसे ब्लैक्समिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड वीवर्स. फिर हमने नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक था हाउ कुड यू फाइंड अबाउट द सिटीज़, है ना. तो हमने उसके सोर्सेज के बारे में जाना. सोर्सेज सबसे पहले हमने जटाकस के बारे में जाना. द जटाकस क्या थी? द स्टोरीज अमंग द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर. फिर हमने पढ़ा स्कल्पचर्स के बारे में, है ना. स्कल्पचर्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो स्कल्पचर्स हमारे को बताते स्कल्पचर्स क्या है. स्कल्पचर्स होते हैं कि जो कार्विंग की जाती है, मीन्स 3 डायमेंशनल वर्क करा जाता है. कार्विंग ऑफ स्टोन और वुड और हार्ड मटेरियल, किसी भी मटेरियल को कार्व करना, उसके ऊपर किसी भी तरह के फिगर्स बनाना, दैट वाज नोन एज कार्विंग. तो कार्विंग की जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, और ये मेनली डेकोरेशन पीस मीन्स डेकोरेशन के पर्पस से बनाए जाते थे. थर्ड सोर्स फिर हमने पढ़ा पिलग्रिम अकाउंट्स और ट्रैवलर अकाउंट्स. सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में बहुत सारे आए. फायान आए, ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम. ही केम हियर टू नो अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर. मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ने आए, है ना. तो दिस वे दीज पीपल व्हेन दे वेंट बैक, बिफोर गोइंग back, they left some account of their travel, means the period they remained here. They talked about that period, means किस रूलर्स या किस एम्परर के टाइम पे वो आए, उसके बारे में उन्होंने लिखा कि उसके टाइम पे क्या क्या सिस्टम होता था सोसाइटी की, उस पीरियड की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीव्स कैसी थी लोगों की, वो सब लिखी. तो वो हम सबको हमें उन चीज़ों को पढ़ के उस पीरियड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. फिर हमने पढ़ा मेगास्थनीज, जो कि एक ट्रैवलर थे, एम्बेसडर. एक्चुअली ही वाज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस. सेल्यूकस के वो एम्बेसडर थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. फिर उन्होंने अपनी बुक लिखी इंडिका, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में जैसा जो भी सिस्टम्स थे उनके बारे में, लाइफ उस पीरियड की लाइफ और सोसाइटी के बारे में लिखा. कहाँ की? पाटलिपुत्र की, एंड ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर. फिर हमने नेक्स्ट सोर्स पढ़ा कॉइन्स. अब कॉइन्स कैसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस करा, कि कॉइन्स जब हम देखते हैं तो एक तरफ हमें उन पर कोई लोगोस दिखते हैं, फिर हमको दूसरी तरफ ईयर्स भी मेंशन्ड होते हैं. तो मे बी दैट टाइम भी पीपल यूज टू हैव सम टाइप ऑफ फिगर्स ऑन द कॉइन्स, ईयर्स ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स.
तो वो हमको उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। अगर गोल्ड कॉइन्स है तो वो ऑटोमेटिकली इट इज़ ऑब्वियस दैट इट विल टेल अस दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड वाज वेरी गुड। लेकिन अगर हमें सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलती हैं तो वी कैन गेट द डिफरेंट आइडिया ऑफ द मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। सो इस तरह से। और एक पंचमार्क कॉइन के बारे में हमने पढ़ा कि पंचमार्क कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चलन में थी। और इसका पंचमार्क नाम क्यों था? क्योंकि इसकी टेक्निक जो थी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की वजह से। फिर हमने पढ़ा मथुरा के बारे में। मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, रिलीजियस सेंटर था। लेकिन अगर हम बात करें आयरन एज में तो आयरन एज में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हब भी था। हब मीन्स सेंटर। और ये क्योंकि इन द मीन्स इट इज़ वॉज वेरी मच इन द सेंटर ऑफ द रूट, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट रूट पे लोकेटेड था, इसलिए ये इकोनॉमिक हब था। क्योंकि जो भी ट्रेडर्स आते थे वो मथुरा से होकर गुजरते थे। क्योंकि और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स भी प्रोड्यूस किए गए, कार्विंग्स भी आपको मिलेंगी। और यहाँ का मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस हुआ क्योंकि ये कुशानस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो ये जो था क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ये जो थे ये आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड एविडेंसेस फ्रॉम क्राफ्ट्स भी एक सोर्स है। अभी हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, तो सोर्सेज में अब हम आते हैं क्राफ्ट पर्सन्स एंड क्राफ्ट के बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड एविडेंसेस फॉर क्राफ्ट्स के भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि उस पीरियड में क्राफ्ट वर्क होता था, लोग क्राफ्ट वर्क करते थे। पॉलिश वेयर मिले हैं, है ना। तो उससे पता चलता है कि पॉटरी मिली है। इट गॉट इट्स नेम, ब्लैक पॉलिश वेयर मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। और इट इज़ वेरी मच एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी। इट गॉट इट्स नेम। और इसका नाम कहाँ से मिला? इसका नाम मिला फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि ये ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया में पाया गया। मेजर फीचर्स ऑफ दीज वेयर मीन्स जो पॉटरी मिली है, जो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, अब इनके मेन फीचर्स क्या हैं? लेट अस टॉक अबाउट इट। It has been found almost at 1,500 sites stretching from Takshila in the northwest to Amravati in Andhra Pradesh. ये कहाँ से कहाँ तक मिला है? 1500 साइट्स पे ये पॉटरी मिली है। तक्षशिला, जो कि अब इंडिया का पार्ट नहीं है, तक्षशिला से नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला से लेकर और आंध्रा में अमरावती तक ये पॉटरी इस टाइप की मिली है। and from Prabhaspatan in Gujarat to Tamuluk in Bengal, showing the trade and commerce relation of different regions. अब आप देखिए कि 1500 साइट्स पे ये इस टाइप की पॉटरी का मिलना क्या हमको शो करता है कि ये कितना ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Means it was not limited at one place or at certain places. It was spread, means it was totally spread throughout the subcontinent. So let us have the next point. It is usually black in color. इसकी मेन खासियत क्या है? इसके ब्लैक, ज़्यादातर ये ब्लैक इन कलर है एंड हैज़ अ फाइन शीन मीन्स शाइनिंग। इस पर एक बहुत आपको शाइनिंग सी लगेगी। It is made of well-navigated clay with little tempering material and has a strikingly lustrous surface. Lustrous, चमकीला, बहुत चमकीला। ऐसा ये हालांकि क्ले से बना है
वेल नेविगेटेड, बहुत अच्छी टाइप की क्ले से बने हैं। लिटिल टेम्परिंग मटेरियल, थोड़ा सा इसमें मटेरियल टेम्परिंग भी है, बट हैज़ अ लस्ट्रस सरफेस, बहुत चिकना, बहुत शाइनिंग इसका सरफेस आपको मालूम पड़ेगा। सो वेरियस टेक्स्ट फ्रॉम, अगर हम देखें तो हमें इसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट भी हमको इनके बारे में बताते हैं, जैसे दैट क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट, क्लोथ भी हम इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पर। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। नॉर्थ में वाराणसी एक फेमस सेंटर था क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का, एंड साउथ में मदुरई। एंड बोथ मेन एंड वीमेन वर्क इन दीज सेंटर्स, और यहाँ पे मेन एंड वीमेन सब काम किया करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स हैड फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणी। श्रेणीज़ के बारे में पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स ने अपनी एसोसिएशंस भी फॉर्म करना शुरू कर दिए जो श्रेणीज़ कहलाती थी। एंड दीज श्रेणीज़ ऑफ क्राफ्ट पर्सनस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ये श्रेणीज़ क्राफ्ट पर्सनस को ट्रेनिंग भी कराती थी और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसके बाद, और उसके बाद ये लोग फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाते थे। देन श्रेणीज़ ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज अ ट्रेड, और उसके बाद श्रेणीज़ ने जो मर्चेंट्स के ग्रुप्स थे, एसोसिएशन थे, उन्होंने ट्रेड भी ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। श्रेणीज़ ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, बैंक्स की तरह भी काम करते थे। वेयर रिच एंड मेन एंड वेमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पे रिच मेन एंड वेमेन अपना मनी डिपॉजिट करते थे। द मनी वॉज इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्ट होता था, एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनास्ट्रीज। और उसके जो मनी का इंटरेस्ट होता था उससे बहुत सारे एडिशनल वर्क्स किए जाते थे, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि मोनास्ट्रीज हैं। अकाउंट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट मेंबर ऑफ वन फैमिली, और अकाउंट्स जो हमको रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं या अकाउंट्स मिलते हैं, उनसे हमको ये भी पता चलता है दैट मेंबर ऑफ वन फैमिली बिलोंगिंग टू डिफरेंट श्रेणीज़, कि एक मेंबर किसी फैमिली का वो डिफरेंट श्रेणीज़ का मेंबर हो सकता था। टू बी नियर फॉरेस्ट, है ना, टू बी क्लोज टू देयर वर्क, श्रेणीज ऑफ फॉरेस्ट लिव नियर फॉरेस्ट। इस और फॉरेस्ट के जो एसोसिएशंस होते थे मर्चेंट्स के, वो फॉरेस्ट के पास ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। श्रेणीज ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, पॉटरी एंड वीवर्स वुड लिव आउटसाइड अ सिटी वॉल इन ऑक्यूपेशनल विलेज। बाकी जो क्राफ्ट पर्सनस थे वो सिटी वॉल के पास रहते थे इन ऑक्यूपेशनल विलेज, जहाँ पे दूसरे ऑक्यूपेशंस करने वाले लोग रहा करते थे। लेट अस पीप इनटू वन सच विलेजेस अरिकामेडू। ये एक बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट विलेज है, ये एक टाइप का ऑक्यूपेशनल विलेज था अरिकामेडू। तो अब हम इसका एक वो देखें क्या इसमें होता था। Arikamedu, the ancient Roman trade center, is located south of Puducherry on the bank of Arikapunam river. Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement. ये एक coastal settlement था where ships unloaded goods, जहाँ पे ships अपने goods को unload करते थे, मीन्स जो भी गुड्स आते थे इंडिया में अदर्स कंट्री से, वहाँ पे अनलोड किए जाते थे उस कोस्टल एरिया में। एंड अरिकामेडू वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट डेट्स बैक टू द 2nd century BC. द पोर्ट टाउन वॉज इनहेबिटेड बाय रोमन्स, चोलास एंड फ्रेंच। और अगर हम अरिकामेडू की हिस्ट्री में जाएं तो हमको पता चलेगा कि अगर 2nd century BC में जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये जो पोर्ट टाउन था ये इनहेबिटेड था बाय रोमन्स। यहाँ पे रोमन्स भी रहते थे, चोलास भी रहते थे एंड फ्रेंच भी रहते थे। हु लेफ्ट देयर मार्क ऑन देयर वंडरफुल प्लेस, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा यहाँ पे निशान छोड़े, मीन्स दे हैड अ गुड प्लेस इन दैट एरिया। अरिकामेडू अ फिशिंग कॉलोनी, यहाँ पे आपको फिशिंग कॉलोनी भी मिलेगी। वॉज यूज, यहाँ पे यूज़ होती थी एज अ पोर्ट फॉर ट्रेड, यहाँ पे इस फिशिंग का भी ट्रेड होता था विद द रोमन्स एंड ग्रीको रोमन्स।
एन एशियंट चोला कॉइन डेटिंग बैक टू 1 BC, एक ऐसी चोला कॉइन भी मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि 1 BC की सजेस्ट वो बताती है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ चोलाज इन वेरियस स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, की चोलाज का वेरियस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान था, है ना। तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इन चीज़ों में कि पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। एंड बिसाइड्स मेरीटाइम कॉमर्स देयर सीम्स टू बी एविडेंस ऑफ इनलेट ट्रेड विद अदर मेगालिथिक साइट्स। और इसके साथ साथ मेरीटाइम कॉमर्स मीन्स जो कोस्टल जो उनका एरिया था, इसलिए वो सिर्फ सी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कॉमर्स बिजनेस ट्रेड्स के अलावा और भी काम किया करते थे, जैसे कि वो मेगालिथिक साइट्स में भी उनका बिजनेस होता था। लेटर द साइट वॉज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, बाद में ये साइट डिवाइड कर दी गई सेक्टर्स में, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो नॉर्दर्न में और सदर्न में डिवाइड कर दी गई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यावनास इन तमिल लिटरेचर। इसको क्या कहा गया, यावनास इन तमिल लिटरेचर। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिलेगा। हैव बीन वेयर हाउस, एक गोडाउन था, वॉज फाउंड एट द साइट, वो भी यहाँ पे मिला है। अदर्स फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी, और भी कुछ साइट्स मिली हैं जिसमें पॉटरी है फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, जो कि मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड है। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पॉटरी भी मिली है। एरेंटाइन वेयर भी मिला है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली। अंडरलाइन कर लेंगे, एरेंटाइन वेयर का नेम किसके नेम पे रखा गया, आफ्टर अ सिटी इन इटली। There was yet another kind of pottery which was made locally, और भी potteries मिली हैं, ऐसा लगता है कि वो locally बनती थी। दो रोमन डिज़ाइंस were used, लेकिन उस पर डिज़ाइंस आपको ऐसा लगता है रोमन डिज़ाइंस ही यूज़ किए गए। ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ये सोर्सेज हमको सब हम बात कर रहे हैं कि ये सब हमको सोर्सेज मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब सोर्सेज मिले, जेम्स भी मिले, कीमती पत्थर। एंड स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, स्मॉल टैंक्स भी मिले दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेयर्स, जो कि लगता है कि वो डाइंग वेयर्स थे, उनमें क्लोथ को यूज़ किया जाता था उनको क्लोथ को डाई करने के लिए। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स बनाने की, यहाँ आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे। फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स से लेकर ग्लास तक बनाए जाते थे बीड्स। फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, एविडेंसेस सजेस्ट दैट एविडेंसेस हमें ये भी बताते हैं दैट द एक्सपोर्ट्स मस्ट हैव इंक्लूड टेक्सटाइल। अब इम्पोर्ट, बहुत सारी चीज़ों का अब इम्पोर्ट होने लगा था इंडिया से, इंडिया में, जैसे कि टेक्सटाइल बीड्स इंक्लूडेड, टेक्सटाइल बीड्स, सेमी प्रीशियस जेम्स, ग्लास एंड शेल बैंगल्स, और वेस्टेज एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट पे वेस्टेज होती थी उसको भी अब एक्सपोर्ट किया जाता था। अब मतलब मीन्स इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स थिंग्स। इवन टुडे इफ़ वन लुक्स, अगर हम आज की बात करें, आज कोई देखे बहुत केयरफुली, आफ्टर अबाउट हेवी रेन्स वन कैन फाइंड बीड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। आज भी अगर आप हेवी रेन के बाद उस एरिया को देखें तो आप वहाँ पे बहुत सारी बीड्स बिखरी हुई पाएंगे। मीन्स द बीड्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पे बीड्स मेकिंग वर्क होता था। तो दिस वे दीज वर द सोर्सेज। तो हमने यहाँ बात करी कि हमें क्या क्या सोर्सेज सिटीज़ के बारे में बताते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।